नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हम एक नई वीडियो में ट्रांजिस्टर की लोड लाइन के बारे में समझते हैं। हमने पिछली कुछ वीडियो में ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक और उसके एम्पलीफायर के रोल को समझा था और ट्रांजिस्टर की बायसिंग को क्यों कर एक्टिव रीजन के बीच में रखना जरूरी है इसे भी जाना था। आज जानते हैं कि लोड लाइन इसे किस तरह से प्रभावित करती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने अपनी पिछली बायसिंग के वीडियो में जाना था कि बिना एसी सिग्नल की स्थिति में जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है और कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है उसका मानों का निर्धारण इस बायस वोल्टेज सोर्स और हमारे ये जो रेजिस्टेंसेस हमने बेस सर्किट में लगाए हैं और कलेक्टर सर्किट में लगाए हैं वो तय करते हैं। इन वोल्टेज और रेजिस्टेंस के मान हमेशा इस तरह से लिए जाते हैं कि एसी सिग्नल लगाने पे भी ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन सदैव केवल एक्टिव रीजन में रहे, चाहे अब हमारा एसी सिग्नल अपने किसी भी वेरिएशन की स्थिति में हो। एक ट्रांजिस्टर की प्रॉपर बायसिंग से मायने है कि ये जो बायस वोल्टेज का मान है, बेस सर्किट में जो रेजिस्टेंस आरबी इस्तेमाल किया गया है और कलेक्टर सर्किट में जो रेजिस्टेंस आरसी इस्तेमाल किया गया है, उनके मान इस प्रकार लिए जावें कि हमारा एसी सिग्नल अपने परिवर्तन के किसी भी दौर में रहे, हमारा ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव रीजन में काम करे, अर्थात उसका एमीटर और बेस के बीच का जंक्शन सदैव फॉरवर्ड बायस बना रहे और कलेक्टर और बेस के बीच में बना हुआ जंक्शन सदैव रिवर्स बायस बना रहे। एक बायसिंग किए गए ट्रांजिस्टर में ये जो अभिलाक्षणिक उसके पैरामीटर हैं, बेस में करंट, कलेक्टर में करंट या कलेक्टर और एमीटर के बीच में वोल्टेज, ये ट्रांजिस्टर के अपने अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार तो होगी, साथ में वो इन परिपथ में लगे हुए रेजिस्टेंस में विभव और धारा के जो संबंध बनते हैं उनको भी संतुष्ट करेगी। एक सरल फिक्स बायस ट्रांजिस्टर सर्किट में जब बायस बैटरी और इनपुट लूप में ये बेस रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं तो ये जो बायस वोल्टेज है वो इनपुट सर्किट में एक करंट बनाती है और ये करंट इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप बनाता है वो वोल्टेज बायस वोल्टेज और बेस और एमीटर के बीच में फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का अंतर होती है और इस लूप में किरचॉफ का विभव समीकरण ये स्वरूप रखता है। तो हमारे ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार बेस करंट और बेस एमीटर वोल्टेज में जो संबंध है वो संबंध इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है वो ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणों और इस समीकरण के अनुरूप होगा। इसी तरह से ट्रांजिस्टर के आउटपुट लूप में जब हम बायस बैटरी और सर्किट में लोड रेजिस्टेंस आरसी लगा देते हैं तो ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज जो कलेक्टर और एमीटर के बीच में है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का जो करंट है इस सर्किट में, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप ट्रांजिस्टर के अपने कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार तो होनी ही चाहिए। वो इस आउटपुट लूप सर्किट में इस वोल्टेज का यहाँ रेजिस्टेंस में करंट फ्लो से वोल्टेज ड्रॉप और शेष वोल्टेज यहाँ कलेक्टर और एमीटर के बीच में ट्रांजिस्टर के रूप में विभाजन होगा और वो इस परिचित किरचॉफ के विभव समीकरण को भी संतुष्ट करेगी। तो हमारे ट्रांजिस्टर में आउटपुट करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप न केवल ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणों के अनुसार होगा बल्कि वो इस समीकरण को भी संतुष्ट करता हुआ होगा। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के फिक्स बायस सर्किट में इनपुट लूप के लिए ये बायस बैटरी VCC एक इनपुट बेस रेजिस्टेंस के साथ सर्किट में जोड़ी हुई होती है और परिपथ में जो इनपुट बेस करंट है और बेस और एमीटर के बीच में जो इनपुट बायस वोल्टेज है उसका मान ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणों के साथ साथ इस सर्किट में किरचॉफ के विभव नियम की भी संतुष्टि करेगा और विभव नियम के अनुसार इस इनपुट लूप में ये जो माइनस से प्लस जाते हुए वोल्टेज में जो वृद्धि हुई है वो धारा की दिशा में जाते हुए ये जो वोल्टेज में ड्रॉप हुई है, ड्रॉप को हम यहाँ नेगेटिव चिन्ह में लिख रहे हैं और वोल्टेज ओम के नियम के अनुसार रेजिस्टेंस में धारा और रेजिस्टेंस का गुणा हो गया और यहाँ प्लस से माइनस जाते हुए ये जो ड्रॉप हुई है तो ये राइज और ड्रॉप जीरो के बराबर ये जो समीकरण बना है उसको भी संतुष्ट करेगी। साथ ही इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार जो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में हम बनाते हैं और यहाँ शान रेखाओं में दिख रही है उसके अनुरूप भी होगा। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो दोनों वेरिएबल पैरामीटर हैं वो एक घात के साथ हैं और ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल की घात एक होती है उन्हें हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं और लीनियर इक्वेशन का जो लेखा चित्र है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो न्यूनतम बिंदुओं की आवश्यकता होगी और उन बिंदुओं को हम इन अक्षों पर ऊर्ध्वाधर धारा अक्ष और क्षैतिज विभव अक्ष पर ले सकते हैं। अगर मैं क्षैतिज विभव अक्ष पर इस बिंदु ए की कल्पना करता हूं तो मैं पाता हूं कि इस पूरी एक्सिस पे करंट का मान
मान 0 है और अगर मैं IB को 0 कर दूं तो मैं पाता हूं कि इनपुट बेस और एमीटर जंक्शन के बीच की वोल्टेज VCC के बराबर होगी। और अगर मेरे परिपथ में VCC मान लेते हैं 10 वोल्ट ली है तो ये हमारा बिंदु एक इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित बिंदु हो गया। रेखा को प्राप्त करने के लिए दूसरा बिंदु हम इस ऊर्ध्वाधर अक्ष पे ये जो बिंदु B है जिसे हम ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक में संतर्क सैचुरेशन रीजन कहते हैं, यहाँ विभव का मान 0 है और जब हम बेस एमीटर वोल्टेज को 0 ले लेंगे तो हम पाएंगे कि जो बेस करंट है वो VCC में RB का भाग देने पर आएगा। और कल्पना करते हैं कि हमारी बेस रेजिस्टेंस है वो 125 किलो ओम है, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो बेस धारा है वो 80 माइक्रो एम्पियर, ये B स्थिति आ गई है। और A और B को मिलाने वाली ये जो रेखा है वो हमारी भार रेखा कहलाती है, क्योंकि इस रेखा का जो स्लोप है उसका कनेक्शन इस बायस रेजिस्टेंस के मान से है। और जहां ये रेखा और कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे को काटेंगी वहां हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट डिसाइड हो जाएगा। कटान स्थिति को आवर्धित करके देख लेते हैं। VCC 10 वोल्ट और RB 125 किलो ओम के साथ ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर धारा अक्ष पे 80 माइक्रो एम्पियर पे जो बिंदु मिला है B और A को जोड़ने वाली ये जो हमारी भार रेखा है वो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक को बिंदु P पे इस दूसरे चित्र में आप देखिएगा जो आवर्धित है, और यहाँ जो 1 वोल्ट की परास है इसे हमने थोड़ा आवर्धित करके यहाँ दिखाया है, तो ये इस बिंदु P पर काट रहा है। तो हमारा ट्रांजिस्टर अपनी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार इनपुट वोल्टेज के साथ इनपुट करंट का संबंध रखेगा। और इनपुट लूप में हमने जब 10 वोल्ट का बायस वोल्टेज यूज किया है और यहाँ बेस में रेजिस्टेंस 125 किलो ओम का अगर लगाया है तो ये जो इंटरसेप्ट पॉइंट है वो निर्धारित कर देगा कि मेरे परिपथ में बेस की धारा क्या रहेगी और बेस और एमीटर की वोल्टेज का मान क्या रहेगा। अगर मैं इस बेस रेजिस्टेंस के मान को बदल देता हूं और डबल कर देता हूं, 125 किलो ओम की बजाय 250 किलो ओम कर दूंगा, तो मैं पाता हूं कि ये जो वर्टिकल एक्सिस पे जो हमारी भार रेखा का बिंदु आ रहा था वो 80 माइक्रो एम्पियर की बजाय 40 माइक्रो एम्पियर पे जब दूसरी जगह आएगा तो उसका जो हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के साथ कटान है वो स्थिति P की बजाय यहाँ आवर्धित चित्र में देखिएगा Q हो गई है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बेस और एमीटर के बीच की वोल्टेज के मान में तो ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमारी बेस धारा में काफी परिवर्तन हो जाएगा। तो हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इनपुट सर्किट में जो धारा ऑपरेशन के दौरान बनती है वो बेस में लगाए गए इस बायस प्रतिरोध द्वारा निर्धारित होती है। और हम समझ सकते हैं कि अगर बायस वोल्टेज और बेस और एमीटर के बीच में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार बनने वाली ये वोल्टेज अगर निर्धारित रहे तो इन दोनों वोल्टेज का अंतर इस RB रेजिस्टेंस में जो बेस धारा बनाता है उसका निर्धारण बेस में जो बायस रेजिस्टेंस लगाया गया है उसके मान पे निर्भर करता है। इसी तरह से ट्रांजिस्टर के आउटपुट लूप में भी आउटपुट कलेक्टर करंट और आउटपुट कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के ट्रांजिस्टर अभिलक्षण के साथ इस अभिनिति प्रतिरोध RC या लोड रेजिस्टेंस RC और बायस वोल्टेज VCC का इस आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के साथ बनने वाली ये जो विभव समीकरण है इसे भी कैरेक्टरिस्टिक के साथ हमें सुपर इंपोज करना होगा। आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की इस लीनियर इक्वेशन की बनने वाली जो लाइन है उसका स्लोप ये लोड रेजिस्टेंस RC तय करेगा। अलग अलग बेस करंट पे आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में बनने वाली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के साथ इस लोड रेजिस्टेंस की लाइन का इंटरसेक्शन हमारे ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को डिसाइड करेगा और उससे निर्धारित होगा कि हमारे ट्रांजिस्टर में कलेक्टर सर्किट में करंट और कलेक्टर और एमीटर के बीच में वोल्टेज किन ऑपरेटिंग पैरामीटर्स पर रहेगी। आउटपुट लूप में किरचॉफ के वोल्टेज नियम से हम कह सकते हैं कि कलेक्टर और एमीटर के बीच में ये जो वोल्टेज बनेगी वो बायस वोल्टेज में इस लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो से जो वोल्टेज ड्रॉप आएगी उसे घटाकर प्राप्त होगी। और ये जो लीनियर इक्वेशन है उसका लेखा चित्र जो सरल रेखा के रूप में हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में सुपर इंपोज करना पड़ेगा। और इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जिसमें अलग अलग बेस करंट पे हमें कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के बीच में ये जो ग्राफिकल रिलेशंस आ रहा है उसे और इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को समझना होगा। इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के इस ग्राफ पे 2 पॉइंट बनाने पड़ेंगे और हम अपनी सुविधा के लिए जो
न्यूनतम 2 बिंदु हमें चाहिए वो अक्षों पर ले लेंगे और इस हॉरिजॉन्टल वोल्टेज एक्सिस पे करंट का मान 0 है। तो अगर मैं आईसी को 0 ले लेता हूं तो इस लोड रेजिस्टेंस में 0 करंट पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी और कलेक्टर और एमीटर के बीच में सारी वायस वोल्टेज वीसीसी आ जाएगी। तो ये हमारा एक पॉइंट ए हो गया है। और दूसरा पॉइंट मैं वर्टिकल एक्सिस करंट एक्सिस पे ले लेता हूं, जहां आउटपुट वोल्टेज वीसीई को 0 ले लूं तो वीसीई 0 पे आईसी का मान इस पॉइंट बी पे वीसीसी अपॉन आरसी हो जाएगा और इन दोनों को मिलाने वाली मेरी रेखा का जो स्लोप है वो इस लोड रेजिस्टेंस आरसी की वैल्यू के साथ कनेक्शन रखता है, इसलिए इस रेखा को हम लोड लाइन बोलते हैं। और किसी एक बेस करंट पे हमें जानकारी है कि हमारे आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप ये शान रेखा हो जाएगी और ये शान रेखा इस लोड लाइन को जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो बिंदु ऐसा हमारा आईसी और वीसी पैरामीटर का कॉम्बिनेशन देगा जो इस समीकरण को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक के भी अनुरूप है। इस बिंदु को हम ऑपरेटिंग या क्यू पॉइंट कहेंगे। हमने इनपुट लूप के बायसिंग के दौरान समझा था कि जो बायस रेजिस्टेंस आरबी है वो तय करता है कि हमारे इनपुट लूप में या इनपुट सर्किट में बेस करंट का मान क्या होगा। अगर बेस करंट का मान 30 माइक्रो एम्पियर है तो हमारी ये जो लाल रेखा इस इक्वेशन को जो आउटपुट लूप में आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का लोड रेजिस्टेंस आरसी के साथ कनेक्शन बनाती है उसे रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो हमारी शान रेखा है 30 माइक्रो एम्पियर के लिए आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ये बिंदु बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। जो प्रोजेक्शंस आए हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वोल्टेज की वैल्यू आ गई है और ये वर्टिकल एक्सिस पे आईसी आउटपुट कलेक्टर करंट की वैल्यू होगी और ये मेरा ऑपरेशन हो गया। अगर मैं किसी भी तरीके से चाहे इनपुट सर्किट में रेजिस्टेंस को बदलकर या कोई एसी सिग्नल लगाकर बेस करंट को बदलता हूं और बेस करंट 30 की बजाय 50 माइक्रो एम्पियर हो गया है तो मैं देखूंगा कि मेरा ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो इस लोड लाइन पे शिफ्ट होगा और 50 माइक्रो एम्पियर की जो मेरी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो मुझे पॉइंट सी पे लोड लाइन के साथ इंटरसेक्ट करती हुई मिलेगी। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि हमारी जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो बी से शिफ्ट होकर सी पे आ गया है। अब हमारे ट्रांजिस्टर के आउटपुट सर्किट में वोल्टेज तो कम हो गया है और करंट का मान ज्यादा हो गया है। इसी तरह से अगर मेरा बेस करंट कम करके 10 माइक्रो एम्पियर कर दिया जाए तो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट बी की बजाय डी पर आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब मेरा बेस करंट कम हो गया है तो मैं पाऊंगा कि मेरा जो आउटपुट कलेक्टर करंट है वो इस ट्रांजिस्टर के एक्टिव रीजन में बेस करंट के साथ संबंध रखता है और आउटपुट का करंट कम हो जाएगा। आप देखेंगे कि हम जब बेस करंट बदलते हैं तो हमारा कलेक्टर करंट बदल जाता है और कलेक्टर करंट बदलने से ये लोड लाइन का जो लेखा चित्र है वो इस समीकरण के अनुरूप हमारी नई जो वोल्टेज आउटपुट में आएगी उसे इंकित कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि हम जब बेस करंट बदलते हैं तो हमारा जो ऑपरेशन है वो इस लोड लाइन के अनुरूप अलग अलग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के इंटरसेप्ट पॉइंट्स पर जाएगा और हमारे ट्रांजिस्टर के आउटपुट सर्किट में कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के मान बदलेंगे। ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो अलग अलग बेस करंट के साथ जो रिलेशनशिप आती है उसके साथ मैं आउटपुट लूप में लोड रेजिस्टेंस आरसी के साथ करंट और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है 22 वोल्टेज के साथ उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप आती है उसे सुपर इंपोज कर। तो लाइन को बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पॉइंट ए आईसी 0 रखकर वीसीसी अगर 20 वोल्ट है तो ये बिंदु आ गया है। और अगर मेरा आरसी का मान 1 किलो ओम है तो वर्टिकल एक्सिस पे वीसीई के मान को 0 रखते हुए आईसी का मान 20 मिली एम्पियर आ गया है और ये मेरा पॉइंट बी आ गया है। ए और बी को जोड़कर मैंने ये जो रेखा लाल रंग से बनाई है इस लाइन का स्लोप का नेगेशन इस लोड रेजिस्टेंस आरसी के बराबर है। तो इस लाइन की स्लोप और इस लोड रेजिस्टेंस में आपस में संबंध होने के कारण हमने इस लाल रेखा को लोड लाइन या भार रेखा कहा है। अगर इस भार रेखा के स्लोप को मैं बदल देता हूं लोड रेजिस्टेंस को बदल के, अगर मैं लोड रेजिस्टेंस को 1 किलो ओम की बजाय 800 ओम बना देता हूं 0.8 किलो ओम बना देता हूं तो मैं पाता हूं कि मेरा ये ए बिंदु तो वीसीसी वही है 20 वोल्ट वही रहेगा, लेकिन ये बी बिंदु जब मैंने लोड रेजिस्टेंस को कम किया है तो मेरी लोड लाइन का स्लोप, क्योंकि वो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, लोड रेजिस्टेंस कम हुआ है तो स्लोप जो नेगेटिव है वो बढ़ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो नई नीली रेखा है उसका ये जो दूसरा पॉइंट है 20 मिली एम्पियर की बजाय 25 मिली एम्पियर की स्थिति पे आ जाएगा। और अगर मेरा दोनों ही स्थितियों में इनपुट बेस करंट 30 माइक्रो एम्पियर था तो मेरी ट्रांजिस्टर की जो ऑपरेशन की कंडीशंस है वो आप देखिएगा कि वो जो पहले 1 किलो ओम लोड रेजिस्टेंस के साथ बी पॉइंट पे थी तो वो अब लोड रेजिस्टेंस के मान कम होने के कारण बी डैश पॉइंट पे आ गई है। और आप इन दोनों
दोनों ऑपरेटिंग पॉइंट में देखेंगे तो एक बहुत शानदार बात समझ में आएगी कि जो आउटपुट करंट है आईसी, उसके मान में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। और हम समझ सकते हैं कि जो आउटपुट करंट है वो मूलतः इनपुट करंट से तय होता है। आईसी इज बीटा टाइम्स आईबी, और अगर आईबी वही है तो इस एक्टिव जोन में बीटा फिक्स है। तो आप देख रहे हैं कि आईसी के मान में बहुत मामूली सा, आप देखिए पहले जब लोड रेजिस्टेंस ज्यादा था लाल रंग, और अब लोड रेजिस्टेंस कम हो गया है नीला रंग, तो बहुत मामूली सा फर्क आया है। लेकिन आप देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस का मान बदलने से आउटपुट वोल्टेज में काफी बड़ा परिवर्तन हो गया है, और लोड रेजिस्टेंस को कम करने से मेरी आउटपुट वोल्टेज का मान कलेक्टर एमीटर के बीच में आप देखिए लाल से नीले रंग में बढ़ गया है। तो हम समझ सकते हैं कि एक ट्रांजिस्टर में आउटपुट लूप की बायस बैटरी वीसीसी अगर वही रखते हैं और कलेक्टर सर्किट का लोड रेजिस्टेंस अगर हम बदलते हैं तो हमारी जो लोड लाइन है उसका स्लोप बदलता है। अगर लोड रेजिस्टेंस का मान घटाते हैं, R3 की बजाय R1 करते हैं, तो हमारी लोड लाइन का जो नेगेटिव स्लोप है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो वर्टिकल एक्सेस पे सैचुरेशन कंडीशन पे जो करंट बनता है VC का मान 0 रखने पर, वो सैचुरेशन IC करंट VCC अपॉन R1, क्योंकि R1 कम है तो ज्यादा है, और R3 क्योंकि ज्यादा है तो ये करंट कम है। तो आप देखेंगे कि हमारी जो लोड लाइन बनती है उसका स्लोप बदल जाता है। और सेम बेस करंट के साथ अलग अलग लोड रेजिस्टेंस का ऑपरेटिंग क्यूशेंट पॉइंट, बिना सिग्नल के जो हमारा ऑपरेशन होता है वो पॉइंट भी लोड लाइन का इंटरसेक्शन के साथ देखिए बदल रहा है। और आप देखेंगे कि कलेक्टर करंट में या आउटपुट करंट में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है इस रेजिस्टेंस को बदलने का। तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस आउटपुट करंट को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहा है, और आउटपुट करंट मूलतः इनपुट बेस करंट पे डिपेंडेंट है, और बेस करंट को हम इनपुट सर्किट में एसी सिग्नल लगा के या फिर हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है इनपुट सर्किट में आरबी, उसको बदलकर बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान आपको एक बहुत खूबसूरत बात दिखेगी कि जब हम आउटपुट कलेक्टर सर्किट में रेजिस्टेंस का मान बढ़ाते हैं और हमारा ऑपरेशन कम रेजिस्टेंस पे नीले तीर की स्थिति में था, वो कम रेजिस्टेंस पे लाल तीर की स्थिति पे पहुंच गया है। और ऐसी स्थिति में आप देखिए जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट लोड रेजिस्टेंस घटाने पे बढ़ गई है। यदि एक ट्रांजिस्टर के आउटपुट लूप में लोड रेजिस्टेंस को फिक्स रखते हुए और हम बायस वोल्टेज VCC का मान बदलते हैं तो पाते हैं कि हमारी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में ये जो लोड लाइन बनती है उसकी पोजीशंस पैरेलल लाइनों के रूप में बदलेगी। हमें जानकारी है कि हमारी जो लोड लाइन है उसका स्लोप इस लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, और अगर लोड रेजिस्टेंस फिक्स रहता है और हम सिर्फ VCC जो बायस वोल्टेज है उसे बदलते हैं तो हमारी जो लोड लाइन है उसका स्लोप नहीं बदलेगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इंटरसेप्ट पॉइंट है वो ज्यादा वोल्टेज पे अधिक मान का होगा और कम वोल्टेज पे वो पैरेलल रेखा के रूप में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि उसका वर्टिकल एक्सिस पे ये जो पॉइंट है वो भी ज्यादा वोल्टेज पे ज्यादा होगा और कम वोल्टेज पे करंट कम देता हुआ कम होगा। और एक दीवी बेस करंट पे जब आप हमारी आउटपुट करंट और वोल्टेज के बीच में इस शान कैरेक्टरिस्टिक पे इंटरसेप्ट पॉइंट देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम जब बायस वोल्टेज का मान बदलते हैं तो ज्यादा वोल्टेज का करंट मामूली सा ज्यादा है, और वोल्टेज में काफी बड़ा परिवर्तन करने पर आउटपुट करंट में बहुत मामूली सा परिवर्तन होता है। या हम कह सकते हैं कि हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो बायस वोल्टेज है वो कलेक्टर करंट को तय नहीं करती। अगर हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में यहां बीच के पोर्शन में है तो उसका कलेक्टर करंट बेस करंट का बीटा टाइम्स है, और बायस वोल्टेज को बहुत ज्यादा बदलने पे भी आउटपुट करंट में बहुत मामूली सा परिवर्तन है। और हालांकि वोल्टेज जब घटाते हैं तो करंट थोड़ा सा घटता है, लेकिन आप देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है इस VCC पे। करंट वही रहा, लोड रेजिस्टेंस वही है, तो इस रेजिस्टेंस में ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो फिक्स है। तो अगर हम VCC घटाते हैं तो आप पाते हैं कि आउटपुट वोल्टेज उसी अनुपात में घट जाती है। तो आप देखिए कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इंटरसेप्ट जो सेम बेस करंट पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक बनी है और अलग अलग पॉइंटों पर चला गया है वो आउटपुट करंट को नहीं बदल रहा है, और आउटपुट वोल्टेज में अच्छा खासा परिवर्तन हो रहा है। बायस वोल्टेज घटाने पे आउटपुट वोल्टेज घटती है बहुत ज्यादा और आउटपुट करंट में मामूली सा परिवर्तन होता है। हमने समझा है कि ट्रांजिस्टर में आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो रिलेशनशिप इन शान रेखाओं के अनुसार अलग अलग बेस करंट पे आउटपुट करंट को आउटपुट वोल्टेज के साथ रिलेट करती है, वो आउटपुट लूप में लोड रेजिस्टेंस और बायस वोल्टेज के अनुसार ये जो इक्वेशन बनती है लीनियर, जिसे हमने इस स्ट्रेट लाइन से लोड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया है, इन दोनों के इंटरसेप्ट पॉइंट से हमारे ट्रांजिस्टर
का ऑपरेशन बनता है, अर्थात हमारा ट्रांजिस्टर कितनी आउटपुट वोल्टेज बनाएगा और कितना आउटपुट में करंट होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारी ये जो कैरेक्टरिस्टिक लाइनें हैं वो लोड लाइन को कहां इंटरसेक्ट करती है। अगर मैं इनपुट में डीसी बायस लगा के और बिना एसी सिग्नल के हमारे ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग बेस करंट IB2 रखता हूं और ये हमारे इस ट्रांजिस्टर की जो एक्टिव रीजन है जिसमें इनपुट एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और आउटपुट कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है, उसके बिल्कुल मिड में ये भाग है। और आप देखेंगे कि इस स्थिति में जब हम बेस करंट में परिवर्तन करते हैं तो जो हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो लगभग समांतर शिफ्ट होती है। यहाँ जो अंतराल है अलग अलग बेस करंट पे कलेक्टर करंट का, वो लगभग समान दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में मैं ट्रांजिस्टर में एम्पलीफिकेशन के लिए एक कैपेसिटर कपलिंग के साथ इनपुट में एक अगर एसी सिग्नल लगा देता हूं तो मुझे जानकारी है कि मेरा जो इनपुट सर्किट है वो फॉरवर्ड बायस है और उसमें छोटी सी भी एसी सिग्नल वोल्टेज कम इनपुट इंपीडेंस के कारण अच्छा खासा इनपुट करंट में चेंज कर देगी। और ये जो एसी सिग्नल है वो हमारी डीसी बायस बैटरी की बेस करंट के साथ सुपर इंपोज हो जाएगा। अगर हमारा सिग्नल 0 है एसी सिग्नल तो हमारी डीसी बायस पोजीशन ये है और इस पॉइंट को हम क्यू पॉइंट, क्यूशेंट पॉइंट या इनएक्टिव पॉइंट बोलते हैं। ये बगैर सिग्नल की स्थिति में हमारे ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन बताएगा और इस स्थिति में हमारा आउटपुट में इतनी वोल्टेज होगी और इतना हमारा आउटपुट में कलेक्टर सर्किट में करंट होगा। अब अगर मैं मेरे बेस करंट को एसी सिग्नल के साथ बदलता हूं और वो सिग्नल के पॉजिटिव पीक पे यहां पहुंच जाता है IB2 से IB3, तो मेरा जो करंट है वो कंटिन्यूअस, जब मेरा बेस करंट बदलेगा तो मेरा आउटपुट करंट भी कंटिन्यूअस बदलेगा। दो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ है उनके बीच में अंतराल एक समान है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को हम लीनियर कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो हम पाएंगे कि जैसी वेव फॉर्म हमारे इनपुट सिग्नल के वेरिएशन की होगी वैसे ही हमारे आउटपुट सिग्नल में करंट वेरिएशन मिल जाएगा। हम कहेंगे कि जो डेल्टा IC है वो बीटा टाइम्स डेल्टा IB है और बीटा यहां लीनियर पोर्शन में कांस्टेंट है। और ऐसी स्थिति में जब IC बदलेगा तो हमारा जो आउटपुट करंट VCE है, जो आउटपुट में हमारी जो वोल्टेज है VCE, उसमें भी चेंज होगा। और हमारा जब ऑपरेटिंग पॉइंट इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव पीक पे यहां IB3 बेस करंट पोजीशन पे पहुंच गया है तो मैं पाता हूं कि आउटपुट में करंट भी ये अपना नेगेटिव पीक बनाता है। ये करंट पॉजिटिव पीक बनाएगा आउटपुट में, उस समय आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव पीक बनाएगी। हम कहते हैं कि ये सिग्नल जो करंट से बन रहा है और ये जो वोल्टेज सिग्नल है ये दोनों आपस में एंटी फेज है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रखते हैं। और जिस समय मेरा ये इनपुट सिग्नल लाल तीर से देखिए जब वो नेगेटिव पीक पे आएगा तो मेरा ऑपरेशन जो क्यू पॉइंट है वो IB2 बेस करंट से IB1 बेस करंट पे आ जाएगा और ट्रांजिस्टर के जो आउटपुट करंट है वो इस शान लाइन से मेरी लोड लाइन को यहां इंटरसेप्ट करेगी। और ऐसी स्थिति में मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है और आउटपुट करंट है उसका मान इस तरह से आ जाएगा। अगर ये अंतराल सेम है, हम एक्टिव जोन में बीच के हिस्से में काम कर रहे हैं जहां कैरेक्टरिस्टिक में अंतराल बराबर है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप पाएंगे कि जैसा मेरा इनपुट होगा बिल्कुल वैसा ही मेरा एम्पलीफाइड आउटपुट मुझे मिल जाएगा। हमने एक पिछली वीडियो में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ा है तो उसमें न्यूमेरिकली किस तरह से इनपुट सिग्नल से वोल्टेज एम्पलीफाइड हो जाती है या आउटपुट की पावर एम्पलीफाइड हो जाती है। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन और पावर एम्पलीफिकेशन के न्यूमेरिक रिलेशन समझे हैं। ग्राफिकली हम समझ सकते हैं कि अगर हम अपने एसी सिग्नल के साथ ट्रांजिस्टर की बायसिंग इस तरह से रखते हैं कि सिग्नल के पीक टू पीक वेरिएशन के दौरान हमारा जो ऑपरेशन है वो एक्टिव रीजन के मिड सेक्शन में रहता है, लीनियर पार्ट में रहता है, तो इनपुट और आउटपुट एक दूसरे के फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होंगे और डिस्टोर्शन लेस एम्पलीफिकेशन होगा। अगर मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट जो डीसी बायस से मैंने बिना इनपुट सिग्नल के डिसाइड किया है, जिसे मैं क्यू पॉइंट कहता हूं, वो एक्टिव के मिड में ना होके सैचुरेशन की तरफ हो या कट ऑफ की तरफ हो तो क्या होगा जरा समझते हैं। अगर डीसी बायस से किसी ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट सैचुरेशन के नजदीक डिसाइड हो गया है, वो है तो एक्टिव रीजन में लेकिन वो सैचुरेशन के करीब है और हमारा जो इनपुट एसी सिग्नल का जो वेरिएशन है वो सैचुरेशन की तरफ तो जाता है लेकिन वो अंततः एक्टिव रीजन के किनारों पे ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि हमारा जब एम्पलीफिकेशन होता है और हमारा क्यू पॉइंट इस IB3 रेखा से सिग्नल के कारण दूसरे बेस करंट पे जाएगा तो ये पॉजिटिव पीक सिग्नल बनेगा। और आप देखेंगे कि यहाँ दो कैरेक्टरिस्टिक के बीच का अंतराल कम है और यहाँ ये दो कैरेक्टरिस्टिक के बीच का जो अंतराल है वो ज्यादा है। तो आप पाएंगे कि ऐसे सिग्नल की नेगेटिव साइकिल में इनपुट की आउटपुट फेथफुल रिप्रेजेंट होगा लेकिन पॉजिटिव साइकिल में वो थोड़ा सा ऊपर में
क्रैम्प्ड हो जाएगा। अगर हमारा इनपुट सिग्नल अपने पॉजिटिव पीक के दौरान अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक के सैचुरेशन पोर्शन में पहुंच जाता तो हम पाते कि हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो क्लिप हो जाता और उसका ऊपर प्रोजेक्शन नहीं आता, और इस स्थिति में हमारा इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल एक दूसरे के फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं होते और डिस्टोर्शन होता। हमारा आउटपुट करंट तो सैचुरेशन में जाने पे क्लिप हो रहा है या सैचुरेशन की तरफ जाने पे छोटा हो रहा है, इसी दौरान हमारा आउटपुट वोल्टेज बड़ी हो रही है। तो आप देखेंगे कि इनपुट सिग्नल का जो आउटपुट रूप है वो एक्टिव रीजन में तो इनपुट सिग्नल का हुबहू फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन पॉजिटिव साइकिल में वो डिस्टोर्टेड वर्जन है। यही बात अगर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यहां कट ऑफ के पास होता और सिग्नल के नेगेटिव साइकिल वेरिएशन में अगर हमारी ऑपरेशन एक्टिव की बजाय कट ऑफ में चली जाती तो हम पाते कि हमारे आउटपुट की जो नेगेटिव साइकिल है वो क्लिप हो जाती और पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल एक जैसी नहीं आती और इस तरह से डिस्टोर्शन होता। हम जब स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशन करते हैं तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए अपने ऑपरेटिंग क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन के मिड में डिसाइड करते हैं ताकि अपने सिग्नल के पीक टू पीक नेगेटिव पीक और पॉजिटिव पीक के वेरिएशन के दौरान हमारा ऑपरेशन लगातार एक्टिव रीजन में ही बना रहे। अगर हम किसी ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन एक्टिव रीजन के बीच में करते हैं तो हमारे ट्रांजिस्टर में कलेक्टर एमिटर के बीच की वोल्टेज और कलेक्टर करंट का ये जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूअस, चाहे हम सिग्नल दें या ना दें, ट्रांजिस्टर के आउटपुट रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन में हीट डेसिपेशन करता रहता है। और हमारे ट्रांजिस्टर की जो पावर रेटिंग्स हैं वो ऐसी होती हैं कि वो उस हीट को डेसिपेट करके अपने टेम्परेचर राइज को विद इन लिमिट रखती हैं और सेफ ऑपरेशन रहता है। लेकिन इस प्रोसेस में एनर्जी लॉसेज और हीट डेसिपेशन से हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाती है। जब हम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशन करते हैं तो हमारे सिग्नल्स इनपुट और आउटपुट में ज्यादा पावर नहीं रखते तो हमें एफिशिएंसियां इंपॉर्टेंट नहीं रहती। लेकिन जब हम पावर एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो हमें ट्रांजिस्टर में हीट डेसिपेशन और पावर एफिशिएंसी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उन स्थितियों में हम अपने ऑपरेटिंग पॉइंट को यहां एक्टिव के बीच में रख के और कट ऑफ के किनारों पर रखते हैं ताकि हमारे ट्रांजिस्टर कम करंट के साथ, भले ही वोल्टेज ज्यादा हो, जो करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट है जो हीट डेसिपेशन है वो कम करें, या फिर हम उन्हें सैचुरेशन के करीब बायस करते हैं ताकि वो कम वोल्टेज पे ऑपरेट हो और हीट डेसिपेशन कम हो। ऐसी स्थिति में हमारा सिग्नल आउटपुट ज्यादा पावर का बन जाता है लेकिन उसमें डिस्टोर्शन आ जाते हैं। हम कभी आगे जब पावर एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो इस विषय को ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। हमें लगता है कि आज की वीडियो में आप लोड लाइन के साथ हमारी ट्रांजिस्टर की बायसिंग किस तरह से प्रभावित होती है उसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमारी ट्रांजिस्टर की दूसरी जो वीडियो है जिसमें हम कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन, वर्किंग और एम्पलीफिकेशन एक्शन समझा रहे हैं, या किसी एक वीडियो में हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग को बता रहे हैं, उन्हें भी आप देखिएगा तो आपकी विषय समझ काफी मजबूत हो जाएगी और परीक्षाओं में भी आपके अच्छे अंक आएंगे। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।